बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया और पाकिस्तान ने 7 साल के लंबे स्पैन के बाद विक्ट्री हासिल की। इसको आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सेकेंडली जी, इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो जारी है और हमने देखा कि फोर्थ मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने 50 रन से विक्ट्री हासिल की। और आज स्पेकुलेट किया जा रहा है, हमने पहले भी बात की थी कि शायद डिसीजन आ सकता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। इस पर भी बात करेंगे। डिस्कशन के लिए जी पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद मौसम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। having मौसम भाई, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है 7 साल के बाद हमने विक्ट्री हासिल की। आल दो कि ये स्पैन के अंदर हमने 7 मैचेस ही खेले हैं, बट कुछ दफ़ा जब स्टैट सामने आते हैं तो हमें काफ़ी सरप्राइज़ भी करते हैं। मैच की परफॉर्मेंस को ओवरऑल कैसे सम अप करते हैं, बाकी चीज़ें तो हम करते हैं डिस्कस पे। सबसे पहले तो पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने मैच जीता और ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है। आल दो उनके कुछ जो मेन प्लेयर्स इसमें नहीं खेल रहे थे, 5-6 प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर टीम है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया एक प्रोफेशनल टीम है। उनके बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे को जो रिप्लेस कर रहे होते हैं वो सेम कैपेसिटी के प्लेयर्स होते हैं और एबिलिटी सेम होती है उनकी जी। और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ कि हम जीत गए। साइम अयूब की बैटिंग बॉलिंग दोनों में परफॉर्मेंस ठीक थी और इसी तरह नवाज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सलमान अली आगा ने ठीक परफॉर्म किया है। तो ये उसके कुछ अच्छे ऐसी चीज़ें थी जो हमें अच्छी नज़र आई। लेकिन इसके साथ साथ जब भी आप जीतते हैं तो आपको अपनी खामियों पे नज़र ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि आपका इस सीरीज़ के हार जीत से को बहुत ज़्यादा आपने कंसर्न नहीं है कि आप अपना एक ऐसे कम्बिनेशन को टेस्ट कर लें और एक ऐसा कम्बिनेशन बना लें जो आपको आगे वर्ल्ड कप में फ़ायदा दे। अच्छा, उसमें मुझे जो बहुत बड़े फ्लॉज नज़र आए वो नंबर 1 तो ये था कि आपने सलमान अली आगा ने 1 डाउन आ गया और बाबर आजम 2 डाउन आ गया। इसका हमने जिक्र 2 दिन पहले जब शो किया था, ये एग्जैक्टली हमने आपसे यही बात की थी मैंने कि ये अब आगा ने एक मैच में रन तो कर दिए हैं, ये नंबर नहीं देगा बाबर को। और एग्जैक्टली हो रहा है। और कल उसने पोस्ट मैच में कहा कि 3 पे मैं ही आऊँगा क्योंकि मैंने पावर प्ले भी यूज़ करना है, मैंने स्पिनर को भी अटैक करना है। तो उसका वो बता भी रहा है कि बाबर के पास ये एबिलिटीज़ नहीं है। देखे ना, आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब वो उस जगह का अहल नहीं है, तभी आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं ना। और दूसरा, उनके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि हम बाबर को एक एंकर रोल दे रहे हैं और लो स्कोरिंग मैच होने हैं। एक तो ये लो स्कोरिंग मैच होने हैं, ये पता नहीं इन्हें कैसे पता है कि श्रीलंका में लो स्कोरिंग होने हैं। ये श्रीलंका से तो खेलने नहीं जा रही, ये तो ICC के टूर्नामेंट है और उसकी विकेट्स बहरहाल बैटिंग सपोर्ट कर रही होंगी। दूसरी ये है कि बाबर आजम को अगर आप 2 डाउन भेजेंगे तो बाबर आजम तो पहले ही अपने फेज़ में स्ट्रगल भी कर रहा है, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। अब जो 2 डाउन है, देखिए पहले 3 लड़के आ गए जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से 2 कर जाएंगे, 1 कर जाएगा, तीनों कर जाएंगे। लेकिन जिस वक्त उस मोमेंटम को मेंटेन करना, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो बाबर आजम में तो ये एबिलिटी नहीं है कि अगर पीछे उन्हें 8 या 9 रन पर ओवर मिल रहे हैं तो सेम को कैरी ऑन कर सके। बाबर तो 6 पे चला जाता है। दूसरा ये है कि बाबर के स्ट्रगलिंग में है, फॉर्म में नहीं है, अपने कलर्स में नहीं है। अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहे कि इस टीम के आप कम्बिनेशन को बिल्कुल ही तबाह कर देंगे। उसके बाद जो प्लेयर्स आएंगे, अब ये दोनों प्लेयर्स बॉल खाते हैं, डॉट करते हैं, अपने टाइम लेते हैं। अब वो टाइम लेने के बाद जब जिस वक्त ये सारे का सारा शिफ्ट करेंगे आप ऑलराउंडर्स पे कर देंगे, तो उनमें तो स्पेशलाइज कोई भी नहीं है, कोई ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं है। आप शादाब से, नवाज से, आगे फ़हीम से, आगे बॉलर्स हैं, इनमें से किस पे ये कर सकते हैं कि 12-12, 13-13 रन कर सकता है, स्पेशली जब आप चेस कर रहे हों। तो ये जब आप पे प्रेशर आएगा तो आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें आपको वहाँ वो मैनेजेबल हैं। तो यहाँ बहुत बड़े फ्लॉज हैं कि आपके पास, मैं समझता हूँ फ़ख्र को, अब बाबर को तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आप निकाल भी नहीं पा रहे तो कम से कम फ़ख्र की जगह एक स्पेशलाइज्ड बैट्समैन आपको आना चाहिए। अच्छा, इसमें मौसम भाई 2 चीज़ें आपसे जाननी है। नंबर 1 ये कि
बैटिंग के तो हम बात कर रहे हैं, और एक सलमान अली आगा के 3 पे आने पे फिर लग रहा है कि जैसे पूरा कोर आपका बैटिंग का डिस्टर्ब हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबर भी ओपनर रहे हैं पिछले लास्ट 5-6 ईयर, फ़खर भी ओपनर के तौर पे रहे हैं। आल दो कि हमें एक 2022 का वर्ल्ड कप याद है कि इसमें जब यूएई में हुआ था तो फ़खर उसमें भी 4-5 पे आके बैटिंग करते रहे, बट टेंडेंसी इनकी जो कैरियर पूरा देखें वो ओपनर ही रही है। तो आपके ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान की जो लॉट है, इसमें क्या हमारे पास एक भी मिडिल ऑर्डर नहीं है? इवन उस्मान खान भी बेसिकली तो ओपनर ही है। तो अब ये सारों को हम मिडिल ऑर्डर बना रहे हैं और पूरे लॉट में हमारे पास ओपनर नहीं है। और क्या दुनिया में हमें कोई एग्जांपल ऐसी मिलती है, प्रेसिडेंट मिलता है कि जी ओपनर आप सारे के सारे 5 के 5 ओपनर खिला रहे हैं टीम में? देखिए उसका नुकसान, हो गए उसका नुकसान क्या है आपको? उसका नुकसान ये है कि, और फिलॉसफी कितनी के वो अजीब है कि आप ये देखिए कि जब आप फ़खर ऊपर स्कोर, फ़खर को आप ओपनर को शिफ्ट कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर पे, कभी आप बाबर को शिफ्ट कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर पे मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं खिला रहे? यही ना, मतलब जिसकी जो डिफाइंड जॉब है। अब मिडिल ऑर्डर का टेम्परामेंट, टेक्निक सारा फर्क होता है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा पावर प्लेयर होता है, पावर हिटर होता है, और उसके बाद वो फिनिश करता है, उसको मैच फिनिश करने की स्पेशलिटी है उसमें। यहाँ ये इशू है कि आपके पास जो नीचे आ रहे हैं वो तो सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब आप मैच इजी है ओपनर के लिए और वन डाउन के लिए, वहाँ आपने उन प्लेयर्स को ले लिया जो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। ये बाबर को और अगर आप फ़खर को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये जितना परफॉर्म वो कर रहे हैं ये भी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि दायरा है, नई बॉल है। नीचे आके तो अब आपने फ़खर को देखा, फ़खर ने 2 या 3 डॉट करने, उसके बाद उसको ऊंची मारनी पड़ेगी। जब वो ऊंची मारने जाएगा तो स्वाय मिड विकेट के उसके पास शॉट नहीं है, अब उसका कैरियर देखना। तो उस वक्त कल भी जो बॉलिंग हो रही थी उसको ऑफ स्टिक के बाहर हो रही थी, वो उन्हें पता था कि इसके पास और शॉट नहीं है, तो वो ऑफ स्टिक पे उसको बॉल कर करके उन्होंने उसकी डॉट की हैं और उसने मिड विकेट खींचने की कोशिश में। सेम विद दी बाबर आजम। अब बाबर आजम को जब आप डॉट कराएंगे तो ऊंची खेलने के अलावा उसके पास चॉइस खत्म हो जाएगी। नई गेंद पे तो वो पंच भी कर लेगा, कट भी कर लेगा, पुल भी कर लेगा, पुरानी पे क्या करेगा जिस वक्त आपके पास स्पिनर लगे। दोनों के डिस्मिसल में मैं आपसे ना जरूर जानना चाहूँगा, आप बैट्समैन भी रहे हैं। बाबर का मैंने ही ये न्यूज़ ब्रेक की थी आज से 3-4 मंथ पहले जब वो टीम से बाहर हुए थे कि बाबर को रोल दिया गया है कि अगर आपने T20 में दोबारा आना है और आपने डिफरेंट शॉट्स को अडॉप्ट करना है, जिसमें रिवर्स स्वीप है, पैडल स्वीप है, ऊपर कीपर से खेलना। और कल भी बाबर ने वो शॉट खेली जो पिछले 10-11 साल के कैरियर में कभी नहीं खेली, और पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि ये बाबर को एबी डिविलियर बनाने की जो आप नाकाम कोशिश कर रहे हैं वो बाबर को भी ख़त्म कर दिया आपने। तो ये आप इस अप्रोच को कैसे देखते हैं? एक प्लेयर जिसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है और उसने नंबर 1 भी तो रहा है, अपने स्टाइल से ही रहा है, अब आपको जो बनाना चाह रहे हैं उसमें तो वो बहुत नाकाम हो रहा है। ये बात आपने खुद ही कर दी है कि जो 15-18 हज़ार रन उसने किए हैं, जो इतने 100 किए हैं, उसने स्वीप से किए हैं या रिवर्स स्वीप से किए हैं? वो तो रिवर्स स्वीप कभी भी नहीं मारी, ना ही वो स्वीप करता है, तो उसकी ज़रूरत क्या है? कितनी स्वीप? मेरा मतलब है जितने बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी बैट्समैन हैं, वो अपने ही फ्रेम में अपनी स्किल पे खेलते हैं। अच्छा, बाबर को ज़रूरत क्या है स्वीप की? जिस वक्त वो सालों नंबर 1 रहा, रैंकिंग में नंबर 1 रहा, हर दूसरे मैच में 100 कर रहा था, लंबी लंबी इनिंग्स खेल रहा था, उस वक्त भी स्वीप नहीं करता था। स्वीप की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों स्वीप करेगा? स्वीप आप, अच्छा अगर आपने स्वीप वाला या रिवर्स स्वीप वाला करना है तो फिर आपको सिलेक्शन में वो प्लेयर्स लेके आने चाहिए आगे, जिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने T20 में उन प्लेयर्स को खिलाना है जो 360 खेलते हो। 360 हर वक्त नहीं खेला जा सकता। जो आपकी कमांड है, हर प्लेयर के कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वो उसी में डेवलप होता है, उसी में खेलता है, उसको बॉल मिलती है वो मारता है, अदरवाइज वो इम्प्रोवाइज करता है। ये जो चीज़ होती है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको स्वीप और रिवर्स स्वीप वाले, तो फिर आप डोमेस्टिक से ही उनको लेके आए उन प्लेयर्स को इंटरनेशनल में जो स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलते हो। जो नहीं खेलता उसको क्यों सिखा रहे हैं? अब बाबर को एट दिस स्टेज याद आ रहा है कि आपने खिलाना है, जिस वक्त वो अपना कैरियर में के रन्स के अंबार लगा चुका है, आपने उसका सारे का सारा कैरियर, माइंडसेट सब ख़त्म कर दिया। अब उसका बल्ला जाके लेग स्टिक पे फिनिश होता है, बल्ला क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से लेट आ रहा है। लेट क्यों आ रहा है? लेट देखिए ना, पहले उसने पंच करना है, उसको थोड़ी जगह चाहिए। पहले वो क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है, टाइम कर रहा है बॉल को। जो बॉल को बैट्समैन टाइम करते हैं ना, वो क्रीप से खेलते हैं, वो बल्ला बहुत पीछे से लेके नहीं आते।
अब बाबर आउट इसलिए हो रहा है कि उसके दिमाग में है कि मैंने जोर से मारना है, मैंने खींचना है, बल्ला उसका पीछे आ रहा है। जिस वक्त बैट और बॉल में जो उसका नेचुरल गैप है वो ज़्यादा कर दिया आपने, तो वो लेट हो रहा है। लेट होने से एलबीडब्ल्यू भी हो रहा है, वो जज भी नहीं कर पा रहा। वो पहले उसको देखे ना, सामने पड़ी हुई बॉल को भी खेल सकता था, क्योंकि उसका तो बैट वहीं खड़ा है, वहीं से वो कुछ ना कुछ प्लेस कर लेता है। इस वक्त आप उसको ज़ोर से मारने में, स्वीप और रिवर्स में डाल के आपने उसके क्रिकेट और जो स्किल उसके पास मौजूद थी वो भी ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बाबर के हवाले से कल मैं सलमान भट्ट साहब के साथ भी बात कर रहा था, और उन्होंने भी कहा कि ये जिन भी लोगों ने, ये कोचेज़ ने इनके साथ किया, ये पाकिस्तान के साथ, बाबर के साथ बहुत ज़्यादती की। तो मैंने उनसे फिर अगला क्वेश्चन यही किया, क्या ये इतना बड़ा जो प्लेयर बन जाता है, जो इतना कुछ अचीव कर जाता है, उस पर नहीं जिम्मेदारी आती, उस पर नहीं ओनस आता कि मैंने भी अपने आप को कहीं कैरी करना है? वो भी कहीं खड़ा होता है कि यार ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये आप मुझे ख़राब करने की आप बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे भी आती है। आपका एज ए प्रोफेशनल क्या टेक है इस पर? अनफॉर्चुनेट है कि आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, खा वो सिलेक्शन हो, खा वो कोचिंग हो, वो सारे का सारा इतना ख़राब है। वहाँ पसंद नापसंद के साथ पर्सनल ग्रजेस भी। आपने बाबर के साथ और रिजवान के साथ क्या किया? निकालें, आप रिप्लेस करें, लेकिन ये थोड़ी है कि आप उनके साथ ग्रजेस और आपका जो अंदर का गुस्सा या जो अनाद है वो सामने आना शुरू हो जाए। तो रिजवान को जब आपने इतना इग्नोर कर दिया, कप्तानी भी गई, उसको निकाल भी दिया, आज आप T20 में बाबर कम ये जो रिजवान है वो कम से कम उससे तो बेहतर है ना, जो आप लेके जो गए हुए दो। वो एक्सपीरियंस्ड भी है, कीपर तो मिडल ऑर्डर खेल भी लेता है, या जो मेन जॉब उसकी कीपिंग है, कीपिंग तो है ना कम से कम। ये तो दोनों ही गोलकीपर हैं। मेरा मैं उसी का ला रहा हूँ हाँ, कि बाबर जो है वो उस चीज से खाइफ है कि मतलब ही हैज करेज टू से नो। ये क्यों, ये वो भी नहीं कहा, उसको आप ऊपर कर रहे हैं, ऊपर खेल रहा है, नीचे कर रहे हैं, नीचे खेल रहा है, उसको कह रहे हैं भाई स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाओ, वो उस चक्कर में चला गया। सेम विद दी फखर, फखर क्यों नीचे आ गया जी? भाई आप नीचे परफॉर्म कर ही नहीं सकते, आप अपने नंबर को सैक्रिफाइस कर रहे हो। सेम विद दी बाबर आजम। तो उनको यही खौफ है कि जिस तरह प्लेयर्स को बाहर बिठा दिया जाता है, उनके कैरियर्स को ख़त्म कर दिया जाता है। बाबर जब वापस आया तो जाहिर है कुछ अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू ही आया होगा ना, मतलब ये तो नहीं है कि वो उसको बड़ी खुशी से लेके आए हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, कोई माफ़ी तलाफ़ी हुई है, तो तब वो वापस आया। रिजवान ने नहीं की तो नहीं आया। लेकिन अगर बाबर आ सकता है विदाउट एनी परफॉर्मेंस। भाई मैं आपकी बात पॉइंट समझ गया, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एज ए प्लेयर जब आपको एक सर्टन रोल दिया जाता है, आप उसको मीट करते हैं। जैसे रिजवान बाबर पे क्रिटिसाइज था कि अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं करते, और नहीं किया, अभी तक नहीं किया, चाहे वो PSL देख लें या बिग बैश देख लें या इंटरनेशनल देख लें। दूसरा ये है कि जब आपने इतना कुछ अचीव किया हो, अल्लाह ने आपको इतना ब्लेस किया हो, आपने सब कुछ अचीव कर लिया हो, तो आपको अगर यही हाइफ है कि आपको कल को जिसने कोई कोर्स भी नहीं किया, जैसे हमारे जो बैटिंग कोच हैं उनके बारे में, जो हनीफ साहब के बारे में जो सुनने में बातें आती है, जो बैट स्पीड की कर रहे हैं और इस तरह की डिफरेंट वो चीज़ें करवा के उन्होंने हमारे बैट्समैनों को जो हाल कर दिया है, तो क्या लेजेंड जो है, क्योंकि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तानी ऑलमोस्ट सब लेजेंड से बात की है, तो सब कहते हैं कि जी हमें जब कोई ऐसी कोई चीज़ आती थी और कोच चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, हमें जब लगता था कि ये गलत करा रहा है तो हम नो कह देते, भाईजान ये नहीं होने वाला, ये नहीं हम कर सकते, और फिर हम अपने आप को उस चीज़ से डिस्टेंट कर लेते थे। ये इधर बाबर का IQ लेवल या उसके सराउंडिंग में जो मेंटोर्स हैं या उसके जो फैमिली मेंबर ही कह लें ज़्यादा तो उनकी क्लोज है, कोई भी इस काबिल नहीं जो उसको समझाता कि यार ये तुम्हें ख़राब कर रहे हैं, और खुद फैसला करता वो अपनी ज़ात का, नहीं बैठ जाता। देखिए, कोच मेरिट पे नहीं है, उसको क्रिकेट की समझ नहीं है। सिलेक्टर मेरिट पे नहीं है ना ही। अगर सिलेक्टर आकिब जावेद साहब आके दरमियान में बैठ के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उस मैटर तो वहीं से शुरू हो गया ना, कि वो किसी भी हैसियत में सिलेक्शन कमेटी में नज़र नहीं आते, लेकिन टीम अनाउंस कर रहे हैं। जो सिलेक्टर हैं वो काफ़ी देर से वैसे ही पर्दा स्क्रीन से गायब है, वो प्रेस रिलीज भी आती रही आपकी। वहीं से अगर आप, वो भी आउट ऑफ मेरिट हैं, कोच भी आउट ऑफ मेरिट है, आगे कोच। अब बाबर आजम के साथ एक लंबा अरसा उसने क्या किया, अपने साथ कुछ प्लेयर्स को साथ मिला के चलता रहा है, कि लॉबिंग करता रहा है। प्लेयर पावर को तोड़ने के लिए उन्होंने रोटेशन पॉलिसी ले आए कि जी इनको, इनकी प्लेयर पावर ना बने। प्लेयर पावर थी,
बाबर, शादाब, ये सारी जो टीम एक पूरी थी, हाँ, शाहीन, रिजवान, ये सारे, शाहीन। फिर शाहीन और बाबर का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना, तो ये लॉबिंग, ये सारी तोड़ने के लिए रोटेशन पॉलिसी आई कि आप किसी को रुकने ही ना दें। और बाबर आजम ने अगर अपने साथ जस्टिफाइड किया होता और अपने प्लेयर्स को सारा साथ लेके चला होता मेरिट पे, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। अब बाबर खुद भी इनसिक्योर हो गया ना। अब खुद इनसिक्योर क्यों है कि बाबर ने कहा जी मुझे भी बाहर बिठा सकते हैं। और जब आपने सलमान अली आगा को बनाया, आज तक पूरी दुनिया चीख रही है कि वो किसी भी तरह T20 का में जगह ही नहीं है, आप कप्तान बना दिए। तो उन्होंने पीसीबी ये शो कर रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम उस पर स्टैंड लेंगे। आज बाबर आजम जो है वो इनसिक्योर है, रिजवान इनसिक्योर है, आपके बड़े बड़े शाहीन को भी बाहर बिठाया, हारिस को बाहर बिठाया, तो आपकी जो एक तगड़े प्लेयर थे फ़खर को बाहर बिठाया, इन सब ने ये शो कर दिया कि आप नागुज़ीर नहीं हैं, आप डेफिनेट चॉइसेस नहीं हैं। तो उस तोड़ने को ना अब इन सबको इनसिक्योर कर अच्छा, दिया। ये आगा की आपने बात की है, बाबर का सॉरी जी, बाबर को सिर्फ ये करना चाहिए था कि अगर वो समझदार होता, तो जब उन्हें ये नज़र आया कि मैं T20 में फिट इन नहीं हो रहा, तो वो अपनी क्रिकेट को लंबा करने के लिए, बचाने के लिए वो वनडे और टेस्ट में चला जाता, T20 से निकल जाता, तो आज कोई प्रॉब्लम ना होता, हमारा डिस्कशन भी ना होती। पाकिस्तान कौन नो करता है, रोटी लगी हुई कोई Yes, ये असल मसला है। मीडियोकर माइंडसेट हमें इधर लेके चले गए। अच्छा, आगा के हवाले से ये है, जब वो बने और अभी तक सबका मानना ये था कि आगा की जगह नहीं बनती, और आगा और बाबर एक तरह के दोनों की नहीं बनती उस तरह, चले एक को आप कैरी कर ले और बाकी उसके गिर्द खेलें। अब पॉइंट ये है कि आगा ने लास्ट जो 2 इनिंग्स खेली हैं, कल भी 4 छक्के लगाए, लास्ट में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब थे, अगर वो जिस पे आउट हुए छक्का हो जाता तो वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर देखें ना, पॉजिटिव चीज़ को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेट सही लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इवॉल्व कर लिया, माइंड सेट कर लिया, तो उसने फिर वो कप्तान भी है, डिसीजन भी ले लिया नंबर 3 पे आने का। ये बाबर रिजवान का या किसी सीनियर का ना चेंज करना अपनी अप्रोच को और स्टेगनेट रहना कि नहीं भाई नसी नहीं करनी, असि हथी ठीक है, ये कितना हार्मफुल है? देखिए, सलमान अली आगा ने शायद सबसे ज़्यादा फर्स्ट वो मैचेस खेले हैं जी जी, मतलब वो भी शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ जी, 55 के करीब सबसे ज़्यादा, कोई मिस नहीं किया उसने। हाँ जी, हाँ, अब उसकी क्रिकेट देखें ना, उसने देखा कि मुझे अगर कप्तान बनाया गया है और फिर मुझे बैक किया गया और मैं पूरी दुनिया के क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा हूँ, तो वाई नॉट मुझे अप्लाई करके अपने आप को वहाँ प्रूव कर लूँ। तो उसने क्रिकेट खेली है, उसने इरफान भाई कितना लंबे कोई मैच नहीं छोड़ा, डोमेस्टिक खेल, ये खेल, हर फॉर्मेट खेला है, टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, डोमेस्टिक भी खेल रहा है, लीग्स भी खेल रहा है। ये सारी उसकी शो कर रही है कि उसकी इंटेंट है, उसकी कोशिश है, तो उसकी कोशिश ने उसको पे बैक कर दिया। अब ये रिजवान और वो जो बाबर है, बाबर तो गया ही नहीं डोमेस्टिक में, नहीं जाओ भाई, काउंटी खेलो कम से कम, जाके कहीं जाओ तो सही। अब आप कर रहे हो नेट प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस से कैसे हो सकता है? नेट प्रैक्टिस और चीज़ है, मैच प्रैक्टिस और चीज़ है। नेट प्रैक्टिस में आपने मुझे बॉल किया, मैं आउट हो गया, मैं कहूँगा सॉरी यार, आप फिर बॉल ही कर रहे हैं मुझे, मैं फिर नेट में खड़ा हूँ। तो जिस वक्त मैच का तो एक डिफरेंट है ना, कि एक बॉल आपने गलत खेलनी और आप जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाएंगे, तो वो, और फिर कप्तान की आपके खिलाफ एक सोच काम कर रही है, एक पूरी 11 प्लेयर्स आपके अगेंस्ट आपके स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं, आपको आउट करने का प्लान किया जा रहा है, कोई लेग स्पिनर आ गया, कोई आउट आ गया, कोई दिस आ गया, कोई दैट आ गया, कितनी वैरायटी ऑफ बॉलिंग आपको खेलनी पड़ती है। तो वो तो उसने किया ही नहीं है अपने आप को। आप बॉलिंग को कहते हैं मुझे लेग स्पिन करानी है, वो तो पता ही है आपको क्या कराना है उसको। फिर आपने 2 बॉलर लगा दिए हैं कि जी आपको नहीं पता कि जी वो एक लेग स्पिनर लगाया हुआ है, ऑफ स्पिनर लगाया या फास्ट बॉलर लगाया, इस तरह थोड़ी होता है। प्रैक्टिस में आपको सरप्राइज होना चाहिए, तो फिर आप अपने आप को अडॉप्ट कर। और ये जो स्पिन को हाथ से रीड करने वाला मसला, वो तो हमने 3-4 मंथ से बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का देखा है। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने देखी स्क्वाड की, अगर बात करते हैं, वो ये था कि आप यही माइंडसेट बात करते रहे, माँ सदाकत के वाले से मैं बात कर रहा हूँ जी, वो ओपनर है और ओपनर तो हमारे पास ऑलरेडी 3-4 हैं। इधर आपने ओपनर्स को उस्मान खान, बाबर, फ़खर को रख लिया, और जो बच्चा डोमेस्टिक में और पाकिस्तान शाहीन की तरफ से नंबर 1 था, और मैं कमेंट्री फिर बार बार ये रिकॉल करता हूँ कि पूरे जब वो परफॉर्म करता था तो जितने भी इंडियन कमेंटेटर या श्रीलंकन थे, पाकिस्तानी तो थे ही, सब कहते थे कि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आपको एक लम्हे नहीं वेट करना चाहिए, पाकिस्तान को इसको डाल देना चाहिए। और जब आपकी टीम जो है कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रही है, तो हमने देखा कि वो अजीब माइंडसेट था, नहीं किया गया। खैर, अच्छा थोड़ा सा आते हैं टीम के कम्बिनेशन के ऊपर। जो कल प्लेइंग 11 खेली गई, और मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया
कि यही प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में और आगे चलेगी, मोरलेस यही होगी, इसमें नहीं होगा। अब ये पहली दफ़ा देखा हमने कि शादाब तो डेफिनेट चॉइस है कोच की, वो आ गया, फ़हीम को बाहर कर दिया गया। तो आपके ख्याल में ये सूट करता है कि फ़हीम में से दोनों में से एक ही खेल सकता था? नवाज तो आपकी बेस्ट चॉइस है ही है, इन दोनों में से आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर ज़्यादा सूटेबल है? इस वक्त देखें जो परफॉर्म कर रहा है ना, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से शादाब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आया और जितने मैच उसने खेले हैं वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो अगर आप फ़हीम और शादाब का मुकाबला करते हैं तो उसमें शादाब बेहतर नज़र आता है, क्योंकि शाहीन जो है, सॉरी फ़हीम एक मीडियम पेसर है, उसमें वैरायटी तो है नहीं है। तो लिहाजा वो जिस तरह आप ये कहते हैं कि जी वो आउट होते हैं, उससे वो करता नहीं है। वो उसको आपने हिट मारनी है। जब आपके पास दो मेन बॉलर लगे होंगे, आप वीकर एंड को वेट करते हैं, जब वो आता है तो उसको चार्ज करने के चक्कर में प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में शादाब बेहतर है, लेकिन मतलब आप फिर इसका मतलब है दो फास्ट बॉलर्स के साथ खेलेंगे, फिर दरमियान में आपके पास मीडियम पेसर या कोई और चीज़ उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं आएगी। और ये आप दुआ करेंगे कि स्पिन विकेट ही हो और कम्बिनेशन अभी आप ऑस्ट्रेलिया में 300 रन हो रहे हैं, और जिस तरह की वो इनिंग खेली है रूट ने, और दूसरा वो जो था बटलर भी था, नहीं जिसने वो 86 गेंदों पे वो कर दिया है, 122 ब्रूक ने। हाँ जी। तो वो आप ये देखिए कि वो इस किस्म के क्रिकेट वहाँ खेल रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि हम 50 ओवर्स खेल रहे हैं, वो उसको T20 के मेरिट पे और T20 के टेम्परामेंट के साथ ही खेल रहे हैं। तो तैयारी उनकी ठीक है। तो इससे आपको विकेट लग रही है कि विकेट अगर 82 बॉल्स पे वहाँ पे, और कोलंबो भी मैच खेलने आपने, कोलंबो में भी सारा कुछ हो रहा है। तो नज़र यही आ रहा है कि आपके लिए मुश्किल जो होगी इस कम्बिनेशन में वो होगी कि अगर आपको आखिरी 4 ओवरों में 40, 45, 50 रन बचाने पड़ गए, तो मुझे लगता नहीं है कि उनमें से कोई बचा पाएगा। इस वक्त हमारे पास हारिस रऊफ का फ़ायदा ये है कि वो रन ज़्यादा खा रहा होता है, लेकिन अपनी पेस से ना फिर आउट कर जाता है, मिडल में कोई 1-2 विकेट्स आपको ले देता है। मेरा एग्जैक्टली अगला क्वेश्चन यही था कि ये पहली दफ़ा किसी इवेंट में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है, जो रनआउट ही अपनी पहचान ही यही रखता है कि हमारे पास पेस बैटरी है, जिसमें कोई भी 140 नहीं है। अब शाहीन भी 135, 130 के बिटवीन है, सलमान मिर्ज़ा भी ऐसे ही है, फ़हीम अगर खेलते हैं तो आपको मालूम है उनका पेस, नसीम शाह भी अगर आते हैं तो उनका भी पेस सबको मालूम है। अब प्रॉब्लम ये मुझे बताइए, बल्कि हारिस की आपने बात की, कल मैं एरन फिंच और माइकल क्लार्क की गुफ्तगू सुन रहा था, दो स्कूल ऑफ थॉट सामने आए। उसने कहा, एरन फिंच ने कहा कि हारिस रऊफ का जो एक्स्ट्रा पेस होता है ये एक्स फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर रन भी देता है बट विकेट टेकिंग एबिलिटी होता है। लेकिन दूसरी तरफ माइकल क्लार्क का कहना था कि ये पाकिस्तान ने ठीक डिसीजन लिया है कि उसको नहीं खिलाया, क्योंकि वो हर बड़े इवेंट में आके और रन मैचेस भी हार जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा ये कंडीशनिंग बॉलर है, ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस, न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर तो करामत है, ये एशियन की पिचेस के ऊपर इसका कोई खास रोल नहीं है। तो ये उस लिहाज से पाकिस्तान टीम का ठीक फैसला है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट को बाय करते हैं? मैं ये देखता हूँ कि बात उन दोनों हजरात की ठीक है, लेकिन इशू ये है कि हम देखें कप्तान जो कप्तानी कर रहा होता है उसका ये फ़र्ज़ बनता है और उसकी ये स्किल है कि वो अपने किस बॉलर को कहाँ यूज़ करता है। इशू ये आ रहा है कि आपने कल ऑस्ट्रेलिया को मैच खेलते देखा, वो उनका कप्तान बॉलर के साथ मूव कर रहा था, आ रहा था, जा रहा था, समझा रहा था। यहाँ जिस वक्त बॉलर को ना ज़रूरत होती है, जिस वक्त प्रेशर गेम होता है, मिड ऑन मिड ऑफ को उसको बकअप करना चाहिए और उसको याद कराना चाहिए। बंदा थोड़ा सा बौखलाया हो ना बॉलर, तो वो बाज़ दफ़ा अपनी लेंथ लाइन को चेंज कर जाता है, समझ नहीं पा रहा होता और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उसमें तो थोड़ा सा अपनी लाइन लेंथ ख़राब कर जाता है। अब यहाँ ये है कि जो मिडल ओवर है, वो मिडल ओवर के लिए बेस्ट चॉइस है पाकिस्तान की। मिडल ओवर में चार्ज करना होता है, आके थोड़ा सा पावर हिटर आते हैं, चार्ज करते हैं। उस वक़्त अगर आपका पिटना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो 250 ही होता है। ये उस 250, 15-20 रन को वहाँ बचा सकता है। बाकी जो लास्ट ओवर्स है ना, वो आपको करने चाहिए, इसके अलावा आपके पास है ही कोई नहीं। बस सिर्फ फ़र्क क्या है, ये पिटता इसलिए है कि वहाँ पे भी वो स्लो वन, आखिरी 2 ओवर भी दे दें तो वहाँ स्लो भी करता है और हाफ ट्रैकर भी करता है। डेथ बॉलिंग तो हमारा फुल लेंथ बॉल ही नहीं कर रहा कोई। यॉर्कर तो किसी से हम नजर ही नहीं आ रहा ना, पिछले लास्ट 3-4 साल से कोई बॉलर ऐसा नहीं है। यॉर्कर जो है ना जी, यॉर्कर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमारे किसी बॉलर के पास नहीं है। यॉर्कर 140 से नीचे लगता ही नहीं।
उससे नीचे होगा फुल टॉस हो जाता है। 130 32 35 की स्पीड से तो कभी भी यार्कर नहीं होगा। दैट्स व्हाई वो यार्कर होगा तो पिक कर लेगा ना, बैट्समैन पिक कर लेगा उसको। यार्कर होता ही नहीं है, क्योंकि जब आपने पेस देनी है बॉल को तो वो फिजिक्स है ना कि आपने यॉर्कर आपका उस वक्त जाके डिप करेगा जिस वक्त जहां पे उसने आपके बॉल को ड्राइव करना। अच्छा, जिस वक्त आपके पास पेस नहीं होगी, अगर बॉल रिवर्स उस जगह पे आएगा, पहले मूव कर जाएगा, हाँ। वो फुल टॉस बना देगा। तो आपको निप करने के लिए आपको एक पेस चाहिए होती है, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी एक अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के इसीलिए उसको रिवर्स स्विंग कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया के हवाले से भी बात करते हैं। इंडिया का कहा तो यही जा रहा था जी, अनबीटेबल है और बड़ी ज़बरदस्त साइड नज़र भी आ रहा है। खैर देखा जाए तो सम हाउ उसी तरह के परफॉर्म करे, बट एक चीज़ है कि न्यूजीलैंड भी कम किसी से नहीं है। ओडीआई सीरीज़ जीती, थोड़ा सा कम्बिनेशन मेरा ख्याल है उनका बन रहा है, और जिस तरह वो कल उन्होंने बड़ा शानदार मैच जीता। इंडिया के एक वीकर लिंक नज़र आ रहा है हमें, वो नज़र आता है कि संजू सैमसन जो है ना जी, बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तिलक वर्मा बाहर है, तो मेरा ख्याल है जब वो फिट होंगे तो ऑटोमेटिक चॉइस है, वो तो नंबर 1 चॉइस है बल्कि। और फिर आपके ख्याल में ईशान किशन को खिलाएंगे, क्योंकि वो 2-3 मैचेस में बड़ा शानदार खेले, कल उनको रेस्ट भी किया गया, या वो संजू सैमसन के साथ ही परसिस्ट करना चाहिए इंडिया को? इस वक्त जो उनका कम्बिनेशन, अगर तिलक नहीं आता तो फिर तो संजू के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम वो क्रिकेट खेला हुआ है और मतलब तगड़ा प्लेयर है, फॉर्म में नहीं है लेकिन वो अपनी इनिंग खेल सकता है। लेकिन अगर वो तिलक आ जाता है तो फिर ईशान को ऊपर ले जाना चाहिए, मतलब फिर आप खेल सकते हैं। दूसरा, इंडिया का जो वीकर लिंक है ना, वो इंडिया की टीम, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप देखेंगे जब जब उन्होंने प्रेशर आया ना तो वो क्लैप्स करते हैं, उनके पास भी प्रेशर हैंडलिंग नहीं है इस वक्त। कोहली और शर्मा के बाद उनके पास अभी भी, जब ऊपर अभिषेक शर्मा स्कोर नहीं करता तो एक मैच में तो ईशान ने कर दिया, अब दूसरा आपने देखा है कि पीछे स्कोर करने वाला कोई नहीं था। और एशिया कप में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने उनको तीनों मैचों में प्रेशर दिया। या पीछे टोटल बैटिंग प्लेसर ना हुई तो फिर भी स्ट्रगल करेंगे आप। देखिए वहाँ पे क्या है कि आपके सारे प्लेयर 225 के स्ट्राइक्स के खेलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आपने आईपीएल पूरा का पूरा जो है ना 225 250 के खेलते हैं। अब वो शॉट्स आपकी मसल मेमोरी में है, आपकी आदत में है, तो जिस वक्त आप वो खेलने जाएंगे ना उन पिचेस पे, जिस तरह की राहत पाकिस्तान की एग्रेसिव पिच थी, लो है, तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम आएगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है ये वहाँ आना है श्रीलंका में। जिस तरह आपने कल देखा, शुरू में विकेट बैटिंग के लिए ठीक थी, बाद में स्लो होती गई, सेम लाइक दुबई कि 10 ओवरों में कुछ और है, 10 के बाद। और वहाँ पे भी श्रीलंका में भी कंडीशंस तो यही है, विकेट भी यही है। तो विकेट ने जैसे जैसे वो टॉस पे काफ़ी सारा आपका है, तो वैसे अनफेयर, दोनों टीमों को बराबर मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर टॉस पे आपको फ़ायदा मिल रहा है हाँ तो बिल्कुल वो बेनिफिट प्रॉब्लम आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए तो इंडिया की एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, अभिषेक ने, हमने देखा कि 14 बॉलों पे 50 की, कल हमने देखा कि शिव दुबे ने भी 15 बॉलों पे कर दी। हाँ जी। तो ये उनकी जो, हार्दिक पांड्या भी डगआउट में है, तो ये 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि सिंगल हैंडली गेम को किसी टाइम भी टर्न कर सकते हैं। ये कितना इंडिया को, उनके लिए, उनकी विक्ट्री के अंदर रोल प्ले करते हैं? यही तो विक्ट्री है उनकी। आप देखिए ना कि उनका जो प्लेयर भी करता है, कोई वहाँ पे, जिस तरह हमारा एक एक्सक्यूज मी, जो हमारे यहाँ ये क्या इशू है कि हम कह रहे हैं कि जी बाबर आजम एंकर करेगा, बट T20 में कौन सा एंकर होता है? T20 में स्कोर करने जाते हैं आप 150-200 रन, अगर आपने 120 बॉल्स है आपके पास, 120 बॉल है, तो 120 बॉल में आपने 200 करना है, आपने कम अज कम 200-225 पे जाके फाइट होती है। अब तो 200 रन अगर आपने करना है तो वो जितने भी उनके पास प्लेयर हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो सेम स्किल के हैं, जैसे लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंडिया के पास भी यही स्किल है, और इवन न्यूजीलैंड के पास भी है कि वो अपने स्ट्राइक रेट, जो भी प्लेयर जाएगा उसको ये पता है कि मुझे हर ओवर में 10 से 11 रन करने हैं। ये आप पूरी दुनिया का जो T20 में खेलना चाहते हैं वो यही है। इंडिया के पास 4-5 लड़के ऐसे हैं जो ये 10, 11, 12 रन कर सकते हैं, और आखिरी 3 ओवर में अगर 50 हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। ये उनके पास इतनी है। साउथ अफ्रीका भी इवन कल भी उन्होंने बड़ा 200 किसी चेज करना था, तो जिस तरह वो मैं सोच रहा था ओवरों में पूरा कर लिया। मैंने सोच रहा था कि अगर बेचारे वो जस्टिन ने कर ही लिया 250, उन्होंने तो मत ही मार दी, बहुत मारा। अच्छा, ये इंडिया के अगर हम वीकर लिंक बात करें तो इंडिया का वीकर लिंक उनकी, मुझे ना
आप पर्सनली लगता है कि उनकी शायद बॉलिंग है। बॉलिंग है और जिस तरह कुलदीप एक आउटस्टैंडिंग बॉलर है, बट अभी हम देख रहे हैं कि उसको भी बड़ी मार अपने पड़ रही कलर्स में नहीं है। वो उस तरह का नहीं परफॉर्म कर रहा जिस तरह उसकी बॉल लैंड कर रही थी। एक उनका मुझे लगता है कहीं ना कहीं चक्रवर्ती ऐसा बॉलर है जो कंटिन्यूसली इम्पैक्ट डाल रहा है, विकेट्स ले रहा है, और उसको थोड़ा भी रेस्ट भी करवाया जा रहा है, उसको उन्होंने हाइड किया है। जिस तरह हमारे उस्मान तारिक को छुपा के रखा है, सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया के खिलाफ फेंकना है, पता नहीं वो क्या करता है। अब बुमराह भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर आप स्टैट्स देखते हैं, कल उसको 38 हुआ, अर्शदीप को भी 39 के करीब शायद, और हर्षित राणा को 54 हुआ। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि बॉलिंग मसला है भाईजान आपका। उनका बॉलिंग देखे ना, उनका बेसिक जो सबसे बड़ा उनका था ना, बुमराह, पांड्या और कुलदीप, फिर चक्रवर्ती ज़ाहिर है दरमियान में था। अब कुलदीप, बुमराह और पांड्या वो इफेक्ट नहीं डाल पा रहे जो डालना चाहिए। बुमराह बहरहाल फिर भी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर, गुड बॉलर, लेकिन जो इफेक्ट उसका करना था वो नहीं आ रहा। और कुलदीप आउट कर रहा था, वो आउट नहीं कर पा रहा, तो वीकर लेंगे, बॉलिंग उनका वीकर लेंगे उन्हें, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा स्कोर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, वो कम्प्लीमेंट उनके बैटर जाके उसे कंपनसेट कर देते हैं। बिल्कुल कर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जी, आज एक्सपेक्टेड तो है, लास्ट जो मीटिंग हुई थी पीएम साहब की चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ, उन्होंने कहा था फ्राइडे को हम डिसीजन लेके बताएंगे, और अगर आज नहीं आता तो फिर ऑब्वियसली मंडे को आएगा। ऑल आइज आर ऑन द पीसीबी, ऑन द पाकिस्तान गवर्नमेंट एज वेल। आपके ख्याल में क्या, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि क्या होना चाहिए, बट आपके ख्याल में लॉजिक, सेंस और विदाउट इमोशनल क्या चीज़ करनी चाहिए? अभी तो बांग्लादेश से रॉबत हमारे और बहाल हो गए हैं, डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई। देखिए, हाँ, कल उन्होंने सलामी भी पेश की है। जी 14 ईयर्स के बाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। वो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसको जज्बाती तौर पे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरे, आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टांस है वो ये है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स को ना शामिल करें। तो हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद ये स्टांस आप ले सकेंगे? हमें तो कोई नहीं कह रहा कि जी आप इंडिया जाके खेलें, हम तो श्रीलंका में खेल रहे हैं, उसी आईसीसी से शिकायत कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जी हम नहीं खेलेंगे क्योंकि आप बांग्लादेश को इजाज़त नहीं दे रहे। नहीं, बांग्लादेश का और है, आपका असूली मौक़िफ़ से आपको नहीं हटना चाहिए। इंडिया, आईसीसी और दुनिया ये चाह रही है कि आपको गलती करें, आपको नहीं करनी चाहिए। दे आर वेटिंग कि आप कोई ना कोई गलत फैसला करें, वो वेट कर रहा होगा, वो कर रहा है। तो आप बजाय इसके कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स और दूसरा अपने स्टांस को, एक असूली मौक़िफ़ को ख़राब करें, आप वहाँ जाके पट्टियाँ कर लें, कुछ और तरीका कर लें, आप उनके साथ अपने यकजहती का इजहार कर लें। देखें ना, ये छोटा बांग्लादेश से आपने पूरी दुनिया को आपने दे दिया कि एक बांग्लादेश और एक आप हैं। आपने वोट दिया, पूरी दुनिया ने उसके अगेंस्ट दिया, हमने उनके हक में दे दिया। तो ये स्टांस आपका पूरी दुनिया नजर आ रही है ना कि आप कहाँ खड़े हैं। अभी भी जो आप डिसीजन की बात कर रहे हैं, आपका एहतजाज तो रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, ये भी एक लास्टली बात सामने आ रही है, और बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जी आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ ना खेलें। अब आईसीसी का रेवेन्यू की बात करते हैं, या वर्ल्ड कप का रेवेन्यू तो 30-40% है, असल रेवेन्यू तो इसी मैच का है। 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ये है पाकिस्तान और इसका है। तो आपके ख्याल में ये वो मानेंगे? ऐसा हो सकता है, या ये भी एक मेयर वाटर टेस्टिंग है और ये एक थ्रेट करने की नहीं, पाकिस्तान नहीं करेगा, ना ही करना चाहिए, नहीं करेगा। क्योंकि आप मतलब अगर फर्ज करें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर तो आईसीसी कंगाल हो जाएगी। तो आईसीसी तो हमें भी नहीं चाहिए ना, वो आपको भी कंगाल करेगी ना। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो आईसीसी अगर कंगाल होती है, उसके पास फंड्स नहीं है, तो वो तो पाकिस्तान के हक में भी नहीं है ना। आपके क्रिकेट कैसे खेलेंगे फिर आप? वो जो फंड्स आ रहे हैं फिर आप कैसे चलाएंगे? आपके पास आप तो अपने डोमेस्टिक के अंदर, जो हमारे कुछ लोग शायद उस फैक्ट्स को नहीं जानते, आप डोमेस्टिक में 30,000 रुपया दे रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को। तो आप वो जब देने के काबिल नहीं है, हालांकि आपका बोर्ड इतना प्रॉफिटेबल अदारा है, तो अगर वो प्रॉफिट वाले पैसे भी ना आए तो फिर कैसे सर्वाइव? फिर आप ये कर रहे हैं कि आपने एक टूर्नामेंट पूरा गायब कर दिया है कि जी फंड्स नहीं है। हाँ जी, आपने T20 निकाल दिया, वो उसमें से वो सॉरी अंडर 19 का जो 3 डे खत्म किया, 3 डे खत्म कर दिया, जो क्राइम है बेसिकली। तो आप जिस वक्त आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन ये है, तो ये लाखों करोड़ों की जो सैलरीज और चीजें और जो निज़ाम चल रहा है, ये आप चला ही नहीं सकते। 5 स्टेडियम बनाने के करीब जा रहे हैं और कितना कुछ कर रहे हैं जिसमें बिलियंस ऑफ अमाउंट आएगी, तो वो कैसे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसा चले वो गैर जिम्मेदाराना फैसला। मौसम भाई, हम तो चाहते हैं कि जो भी फैसला हो पाकिस्तान में हक में हो। अवाम तो ऑब्वियसली जो भी फैसला गवर्नमेंट लेगी हम उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ चलेंगे। मकसद हमारा यही है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फ्लरिश करे। जो एक स्पोर्ट रह गई है वो क्रिकेट है।
और पूरी नेशन को ये यूनाइट करती है, उसको लेके चलती है, तो वो फ्लरिश करनी चाहिए। मोहसिन भाई वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट शो में आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।